थी हूँ, थोड़ा सा तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए बैठ के बोल रहा हूँ। थोड़ा आवाज़ भी साफ़ नहीं होगा, तो इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। कोई ख़ास सीरियस बात नहीं है, कल परसों तक ठीक हो जाऊँगा। शायद 2-3 वर्ष बाद लोहिया एकेडमी आ रहा हूँ। मुझे याद है यही वो हॉल है जहाँ आज से 20 वर्ष पहले किशन पटनायक जी का पार्थिव शरीर यहाँ रखा गया था, जहाँ हम सब ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी और शपथ भी ली थी कुछ करने की। मैं कई बार सोचता हूँ क्या हम उस शपथ पे सच्चे रह सके। ये विचार कई बार मेरे मन में आता है और विचलित करता है। व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी कि किशन जी चाहते थे कि मैं पूर्णकालिक सार्वजनिक काम में आऊँ, लेकिन जब तक वो थे तब तक मैं नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर पाया। उनके जाने के 5 साल बाद ही मैं नौकरी छोड़ पाया। इसका भी एक मलाल, एक अफसोस मन में रहता है कि जो वो चाहते थे वो मैं उनके जीते हुए नहीं कर पाया। कल मैंने वहाँ हरिश्चंद्र बख्शीपात्रा जी के स्मृति में जो व्याख्यान था उसमें भी ये बात कही मैंने कि उड़ीसा में बहुत कम लोग किशन पटनायक को पढ़ते हैं। हो सकता है जानते हो, मैं नहीं जानता आपकी एज में कितने लोगों ने उनका नाम सुना है। लेकिन सिर्फ नाम सुनना भी काफ़ी नहीं है। मैं वाकई चाहूँगा कि, क्योंकि मैंने कल ये बात कही कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो परंपरा थी, उस परंपरा की यदि कोई आखिरी दीपक था तो वो किशन पटनायक थे। ही वॉज द लास्ट फ्लिकर एज इट वेयर of the tradition of modern Indian political thought. He was in essence the last great modern Indian political thinker that we had. And it is tragic that in his own state people do not know him, do not read him. So मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, उनके काफ़ी लेखन उड़िया में भी है, आधा लेखन हिंदी में है। हिंदी में आपको कठिनाई होगी लेकिन उड़िया में तो पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ें। और आप में से कुछ लोग अगर कभी चाहें तो हमें इसे एक प्रोजेक्ट बनाकर उनके समस्त लेखन को इंग्लिश में भी उपलब्ध कराना चाहिए। कभी करवा पाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि वो किशन जी के विचार केवल उड़ीसा या भारत की धरोहर नहीं है, वो पूरे दुनिया की धरोहर है, जिसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। आप में से कोई भी वो करना चाहे तो मेरे को ईमेल पे लिख दीजिएगा। मेरा ईमेल है yogendra.yadav@gmail.com। लिखिएगा, मैं ज़रूर इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहूँ। आज देश में जो स्थिति है उसे केवल एक संकट के रूप में परिभाषित करना सही नहीं। संकट की भाषा पुरानी है। मुझे याद है लिंगराज भाई और मैंने जब अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया, लगभग एक साथ 1981-82 में शुरू किया था हमने, तब भी हम राजनीति के संकट की बात करते थे, तब भी हम लोकतंत्र के संकट की बात करते थे। तो ये भाषा पुरानी है। आज जिस हकीकत का, जिस चुनौती का सामना हम कर रहे हैं,
उसे अलग तरीके से परिभाषित करना होगा और उसकी एक शुरुआती स्थापना मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सब लोग और सोचेंगे तो शायद उसमें संशोधन कर सकेंगे, उसे काफ़ी बेहतर बना सकेंगे। मेरा मानना है कि भारत का पहला गणतंत्र समाप्त हो चुका है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसका हमने ये संविधान का प्रस्तावना है, जिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई, वो रिपब्लिक लगभग 2019 तक आते आते समाप्त हो गया है। ऑफिशियली उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया गया है और ये भारतीय परंपरा है, किसी भी चीज़ को हम मृत घोषित नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि वो रिपब्लिक अब समाप्त हो चुका है। उसकी जगह पे एक दूसरा रिपब्लिक बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। सो हम दो रिपब्लिक के बीच में नो मैन्स लैंड जो होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर में ऐसा होता है, एक देश का बॉर्डर यहाँ समाप्त होता है, दूसरे देश का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, बीच में नो मैन्स लैंड होता है जो किसी भी देश का नहीं होता। आज भारत का गणराज्य कुछ वैसी ही स्थिति में है। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ओवर, द सेकेंड Republic of India is yet to be born. This is a grave challenge, and this is an unusual opportunity. ये चुनौती भी है और अवसर भी है। हो सकता है उड़ीसा में बैठे हुए आप लोग पिछले 10 वर्ष से इस चुनौती से थोड़ा सा दूर थे। लगता था कि हाँ, कहीं दिल्ली में हो रही हैं चीज़ें, हमारे यहाँ नहीं हो रही। लेकिन हर चुनौती की ये प्रकृति होती है कि वो किसी चीज़ को छोड़ती नहीं। तो अब वो चुनौती अपने उड़ीसा में भी आ गई है। बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो स्थिति बन रही है और बनेगी धीरे धीरे, उससे पूरे देश में जो हो रहा था उसका अनुमान आपको भी लगेगा। जो पहला रिपब्लिक था वो क्या था? हम अपने रिपब्लिक को संविधान और संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से परिभाषित करते हैं, वो सही तरीका है। लेकिन ये बात दर्ज की जानी चाहिए कि हमारा संविधान केवल एक संविधान नहीं है। संविधान दुनिया में हर देश का होता है। डिक्टेटरशिप भी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन से राज करती है और उसका भी संविधान होता है। रशिया के पुतिन के राज में भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। रूल ऑफ लॉ नहीं है लेकिन लॉ है वहाँ पे भी। तो संविधान का होना, हमारा संविधान विशिष्ट और महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि वो संविधान है। संविधान दुनिया के हर देश में होता है, कानून से ऊंचा संविधान होता है। हमारे संविधान की विशिष्टता ये है कि वो हमारे देश के कम से कम 100 वर्ष के संघर्ष से निकले विचारों का एक डिस्टिल्ड फॉर्मुलेशन है। हमारा संविधान 2 वर्ष में नहीं बना, हमारा संविधान 100 वर्ष में बना है। 100 वर्षों के विचारों का एक, हिंदी में कहते हैं कपड़ा छान निचोड़, उसका डिस्टिलेशन, वो है हमारा संविधान। और ये जो 100 वर्ष हैं
ये 100 वर्ष भी अनूठे हैं भारत के इतिहास में, क्योंकि ये 100 वर्ष हमारी भारत की 3000 साल या 5000 साल, जैसा आप देखें, उतने लंबी सिविलाइजेशनल हेरिटेज और मॉडर्निटी, इन दोनों के एनकाउंटर का नतीजा है। 3000 साल से हमारी सभ्यता में जो क्या कुछ था, जो ग्रहण करने लायक था, जो बचाने लायक था, और क्या कुछ था जो कि कूड़ेदान में डालने लायक था, इसका फैसला इन 100 वर्षों की बातचीत में हुआ। तो ये जो 100 वर्ष हैं वो 3000 साल की एक सभ्यता जो अपने नए स्वरूप में आने का प्रयास कर रही है, उसका परिणाम है। तो मैं कहता हूँ ये भारत की इंडिजिनस मॉडर्निटी, देसी आधुनिकता, वो आधुनिकता जो कि पश्चिम से उधार ली हुई नहीं है, वो आधुनिकता जो कि हमारे अपने अर्थ में परिभाषित की गई है। हमारा संविधान उस देसी आधुनिकता की अभिव्यक्ति है, और इस लिहाज से भारत का संविधान केवल भारत की नहीं, वो पूरी मानवता की विरासत है। 20वीं सदी के 2 संविधान हैं, केवल भारत पे नहीं कहता। संयोग से हम आज इंडिया में बैठे हैं, कहें कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, ये बात सही नहीं होगी। मैं समझता हूँ दक्षिण अफ्रीका का संविधान, एपार्थाइड के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, और भारत का संविधान, ये 20वीं सदी के 2 सबसे बड़े दस्तावेज हैं मानवता के। इस संविधान पर आधारित जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमने बनाया था, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया 70 साल के अंदर अंदर समाप्त हो गया। हमें भारत में आदत नहीं है इस भाषा की। फ्रांस की हिस्ट्री लिखते समय वो कहते हैं फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, सेकंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, उनकी भाषा में ये है, हमारी शब्दावली में नहीं है, इसलिए हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं आती। ये जो रिपब्लिक था, ये किन मूल्यों पर आधारित था? मैं समझता हूँ 3 मूल्य जो हमारी सभ्यता के मूल्य हैं, जिन्हें आधुनिक अर्थ में पुनः परिभाषित किया गया, जिस पर भारत का रिपब्लिक कायम किया गया। पहला है करुणा, दूसरा है मैत्री, तीसरा है शील। करुणा, मैत्री, शील, ये 3 हमारी सभ्यता के मूल्य हैं, हजारों साल के इस देश के मूल्य हैं, जिन्हें वर्तमान संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में पुनः परिभाषित करके हमारे गणतंत्र के मूलाधार के रूप में स्थापित किया गया। इन तीनों की अलग अलग व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा, मगर इतना कह दूं, ये तीनों किसी एक धार्मिक परंपरा से नहीं आए। ये इस देश की अनेक धार्मिक परंपराएं रही हैं। कभी समय हुआ तो इस पे हम चर्चा करेंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध परंपरा से तो तीनों निकले ही हैं, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति भारतीय इस्लाम और भारतीय क्रिश्चियनिटी में भी है, लेकिन वो चर्चा किसी और दिन। अभी सिर्फ ये कि ये जो 3 बड़े शब्द हैं, इन पर आधारित हैं वो 3 बड़ी संस्थाएं जो भारतीय गणतंत्र की बुनियाद हैं।
जिसे करुणा कहते हैं, जिसे करुणा कहा गया, करुणा दया नहीं है, करुणा इज नॉट पिटी, करुणा इज एक्टिव कंपैशन, और उस कंपैशन पर आधारित है जिसे आज हम समाजवाद कहते हैं। दूसरा मैत्री, मैत्री पर आधारित है जिसे हम आज सेकुलरिज्म कहते हैं। हालांकि सेकुलरिज्म उसके लिए एक अच्छा शब्द नहीं है। सेकुलरिज्म एक यूरोपीय समस्या का यूरोपियन सॉल्यूशन है। हमारी वो समस्या नहीं रही। हमारी समस्या आज भी वही है जो अशोक के समय थी, जो अकबर के समय थी, यानी कि अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में सामंजस्य और सह अस्तित्व कैसे बना के रखा जाए। ये यूरोप की समस्या नहीं थी, हमारी समस्या है। इसलिए ये जो हमारा सेकुलरिज्म है भारत का, वो मैत्री पर आधारित है। और तीसरा जो शील है, शील एक बहुत जनरल सेंस में कहें तो सिर्फ एक गुड कंडक्ट, वर्चुअस कंडक्ट है, लेकिन शील को जिस अर्थ में परिभाषित किया गया और जिस अर्थ में हमारे आज़ादी के आंदोलन ने ग्रहण किया, उससे निकलता है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो तीन स्तंभ हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और जो समाजवाद, समता की धारणा, ये तीनों हमारे सभ्यता के मूल्यों को आधुनिक रूप में परिभाषित करने की कोशिश है। It's important to remember this because these days we are being told Indian Constitution is alien. BJP and RSS have always believed that Indian Constitution is inspired by the West. It is not Indian. It is therefore important to remember that the foundational pillars of our republic are nothing but reformulation of our civilizational values. ये जो पहला रिपब्लिक भारत का था, उसको लगभग ख़त्म कर दिया गया है। ये हम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि मानने में बहुत तकलीफ़ होती है, दिल में हम सबको पेन होता है। लेकिन सच बात ये है कि समाजवाद इस देश में बहुत पहले ही, मतलब कायदे से तो कहें, ये देश सिर्फ नाम के वास्ते समाजवाद था। समाजवाद वास्तव में कभी भी इस देश में नहीं रहा। पिछले 10 वर्ष में जो नई बात हुई है वो ये कि बहुत खुलकर, बेशर्मी से अब ये सत्ता पूंजीवाद की नहीं, पूंजीपतियों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था इस देश में शुरू से रही है, समाजवाद कभी भी न था। लेकिन पहले इतना पर्दा था कि आप पूंजीवादी व्यवस्था के जो परिणाम हैं उनमें उसके सबसे बुरे परिणाम को ढकने के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी व्यवस्थाएं करते थे। सो इट वॉज कैपिटलिज्म विद ए डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट कभी मिल जाता था, कभी 15% डिस्काउंट होता था, कभी कभी 10% डिस्काउंट हो जाता था। अब ये है कैपिटलिज्म विद ए पेनल्टी। और जो एक नई चीज़ है जो पहले नहीं थी, वो ये कि अब राजसत्ता सीधे सीधे
कुछ चंद पूंजीपति घरानों के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल डायरेक्टली काम कर रही है, जैसे एक ज़माने में साउथ कोरिया में हुआ था। ये एक नया फेज़ है भारत के पूंजीवाद का, जो बिल्कुल नग्न है। इट्स ए नेकेड फॉर्म ऑफ इंपीरियल ऑफ कैपिटलिस्ट प्लंडर, जो नई आर्थिक नीतियाँ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो दौर हमने देखा है। और वो कोई 10 साल पहले शुरू नहीं हुआ, वो तो 1990 में शुरू हो चुका था। लेकिन जो ये स्वरूप है कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ दौरा करेंगे, उसके 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वहाँ वहाँ अडानी का प्रोजेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री खुद सिफारिश करके अडानी को विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और देश के सारे एयरपोर्ट और सारे हार्बर धीरे धीरे एक कंपनी के हाथ में दिए जाएंगे। ये बिल्कुल एक नया फेज़ है हमारे कैपिटलिज्म का, जो कि हमने पहले नहीं देखा था। सेकुलरिज्म बहुत डिफेक्टिव था हमारा। सेकुलरिज्म में बहुत कमज़ोरियाँ थी। 1984 कौन भूल सकता है, 2002 गुजरात कौन भूल सकता है। लेकिन सत्ता के शीर्ष से ये एक भूमिका थी कि ये जो 1984 में हुआ, ये अपवाद था। दीज वर एक्सेप्शंस। राज्य सत्ता औपचारिक रूप से अपने आप को सभी धर्मावलंबियों को बराबर प्रोटेक्ट करने के लिए कमिट करती थी। पिछले 10 साल में इस प्रिटेंस को त्याग दिया गया। आपको ध्यान होगा 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने जो स्पीच दिया था, उनका स्पीच यही था कि देखा, सेकुलरिज्म शब्द बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बीजेपी की सफलता है। तो जो सेकुलरिज्म का टूटा फूटा स्ट्रक्चर हमारे पास था, वो अब पूरी तरह से सिर्फ औपचारिकता बची है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस the idea, principle and practice of secularism have been negated, not just abandoned, negated. For all practical purposes, minorities have been reduced to second-rung citizenship. आप पुलिस थाने में जाइए, आप अपना नाम अजय बताइए, आपको एक ट्रीटमेंट मिलेगा। आप अपना नाम अजीज़ बताइए, आपको दूसरा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये पूरे देश भर में हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ भी ये हो रहा है। तीसरा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में फिर ऐसा नहीं है कि इंडिया का रिकॉर्ड कोई बहुत अनब्लेमिश था, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी हुई थी, मगर इमरजेंसी लगाते वक्त भी इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये एक एक्सेप्शन है, स्थिति बहुत ख़राब है, देश को खतरा है। उनकी कुर्सी को खतरा था, लेकिन देश को खतरा है, ये कहते हुए उन्होंने इसे पेश किया था। और अंततः 19 महीने बाद हटाया, ये सोचते हुए कि वो चुनाव जीत जाएगी। चुनाव हार गई, बट इट वॉज एन एक्सेप्शन। अब जो हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे एक्सेप्शन नहीं बताया जा रहा, हमें बताया जा रहा है यही नॉर्मल है, यही डेमोक्रेसी है। जब जिसको चाहा पकड़ लिया। प्रफुल्लदा अगर ज़्यादा बोलेंगे आदिवासियों के बारे में, लिंगराज भाई ज़्यादा बोलेंगे किसानों के बारे में, जेल के अंदर पाए जाएंगे, नॉर्मल डेमोक्रेसी के अंदर, नॉर्मल तरीके से। और कई साल तक आपकी बेल एप्लीकेशन पर भी विचार नहीं होगा, जैसा उमर खालिद के साथ हुआ। सो दिस इज द नॉर्म।
तो खैर इस पे लंबी बात हो सकती है, हम सब जानते हैं, देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। तो दिस फर्स्ट रिपब्लिक इज इन दैट सेंस फॉर्मली, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली ओवर। इस फर्स्ट रिपब्लिक को ख़त्म करके सेकेंड रिपब्लिक बनाने की बीजेपी ने तैयारी कर ली थी। वो सेकेंड रिपब्लिक क्या होता? बीजेपी उसको हिंदू राष्ट्र नाम देगी। हालांकि उसका ना भारत के राष्ट्र से कोई संबंध था, ना ही वो हिंदुओं के इंटरेस्ट में था, मगर उसमें 3-4 चीज़ें होती। सेकुलरिज्म को औपचारिक रूप से तिलांजलि दे दी जाती, संविधान के प्रिएम्बल में कहीं सनातन शब्द आ जाता, हिंदू शब्द आ जाता, वो तैयारी थी। फेडरलिज्म को सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ करने की तैयारी है। राज्यों को जो अधिकार दिए गए, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, ये और कुछ नहीं है, फेडरलिज्म को बाईपास करने का तरीका है, उसकी शुरुआत है। तो सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के जो स्ट्रक्चर्स भारत के संविधान में बने हुए हैं और इतने सालों से जो एक परिपाटी बनी हुई है, उसको बाईपास करने की तैयारी, उसको डायरेक्टली नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस देश में फ्रंट डोर से अगर आप सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन को चैलेंज करेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो उसे बैकडोर से, सेकुलरिज्म को फ्रंट डोर से चैलेंज करेंगे, सोशल जस्टिस को बैकडोर से चैलेंज करेंगे। और लोकतंत्र के बारे में पहले ही सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा चुका था। पॉलिटिकल साइंस में पिछले 20-30 साल से इस पर काफ़ी बहस होती है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या वेरिएंट हो सकते हैं, क्योंकि सब पॉलिटिकल साइंटिस्ट को समझ आ गया है कि जो डेमोक्रेसी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं वो तो कहीं पे चलती नहीं है, और अब हमें समझ आ गया है कि वो अमेरिका में भी नहीं चलती है। ट्रंप जी के आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ पूरा दुनिया को कि अब अमेरिका के लोग बैठ के भारत को उपदेश नहीं दे सकते कि आप डेमोक्रेसी कैसे चलाएं, तो वो डेमोक्रेसी तो दुनिया में कहीं नहीं चलती, वो तो सिर्फ कागज़ के लिए है, केवल टेक्स्ट बुक के लिए बनी। रियलिटी में उसके कई जो हाइब्रिड फॉर्मुलेशंस हैं वो चलते हैं। तो वो कहते हैं इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी, उसका एक वेरिएंट है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि जहाँ चुनाव होते हैं, ठीक ढंग से मोटे तौर पे चुनाव होते हैं, कभी कभार रूलिंग पार्टी चुनाव हार भी जाती है, लेकिन चुनाव के बीच में वो एक अथॉरिटेरियन सरकार की तरह चलते हैं। उसी का एक और स्वरूप है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिसमें चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किए जाते हैं, लेकिन देश बिल्कुल टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर्मली डेमोक्रेसी है, लेकिन बिल्कुल नाम के वास्ते चुनाव होते हैं, और वहाँ शुद्ध ऑटोक्रेटिक रूल चलता है। तो रूस जो है, पुतिन का रशिया जो है, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की मिसाल है। तुर्की, हंगरी, इस जैसे जो देश हैं वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म की मिसाल है। ये सब मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 2024 से पहले भारत एक कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन स्टेट था, डेमोक्रेसी नहीं था। एक ऐसा अथॉरिटेरियन राज्य था जहाँ कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन का स्कोप बचा हुआ था, और केवल उस कंपटीशन के दौरान ही डेमोक्रेसी की झलक मिलती थी,
बाकी डेमोक्रेसी नहीं थी। और जो सेकेंड रिपब्लिक की तैयारी थी उसमें भारत को कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदलने की तैयारी हो रही थी। सो हम कहते हैं डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप नहीं, वो ना डेमोक्रेसी हम थे, ना फॉर्मली डिक्टेटरशिप बनाया जाएगा। द ट्रांजिशन, द प्रपोज्ड ट्रांजिशन was from competitive authoritarianism to electoral autocracy। तो ये सेकेंड रिपब्लिक बनाने की कोशिश हो रही थी जिसमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी होगी, जिसमें पिछले दरवाजे से सोशल जस्टिस को निकाल दिया जाएगा, जिसमें सामने के दरवाजे से सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसमें फेडरलिज्म को साइडलाइन कर दिया जाएगा, एकता के नाम पे यूनिटीज़ यूनिफॉर्मिटी इस नाम से समाप्त किया जाएगा। ये तैयारी होगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फर्स्ट रिपब्लिक से सेकेंड रिपब्लिक पे ले जाने की बीजेपी की जो कोशिश थी वो 2024 में फेल हो गई। एंड दैट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ 2024। 24 इलेक्शन was not, thank you Dada, 24 election was not an ordinary parliamentary election। बस thank you Dada। 2024 Lok Sabha election and in Odisha also the assembly election, this was not an ordinary parliamentary election। This was not an election at all। इलेक्शन में होता है कि आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि जाके सरकार चुनते हैं। इलेक्शन सरकार चुनने के लिए किया जाता है। 2024 was not an election, it was a plebiscite। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट में आपसे कहा जाता है कि ये एक प्रस्ताव है, इस पे हाँ कीजिए या ना कीजिए। ब्रेक्सिट जिसका उदाहरण है, इंग्लैंड में क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये प्लेबिसाइट है। प्लेबिसाइट हुआ, ब्रिटेन के लोगों ने कहा नहीं रहना, हमें बाहर आ गए। 2024 लोकसभा इलेक्शन नाम के वास्ते इलेक्शन था, वास्तव में ये प्लेबिसाइट था। और प्लेबिसाइट में हमसे कहा जा रहा था कि मोदी जी और बीजेपी भी साइडलाइन थी, मोदी जी थे, मोदी की गारंटी। बेसिकली बिना कहे हमसे ये कहा जा रहा था कि पिछले 10 साल से मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो कुछ किया है और आने वाले कई वर्षों के लिए जो कुछ करेंगे उस पर आप अंगूठा लगा। दैट इज़ व्हाट दे वांटेड। और इसलिए 400 पार की बात थी। ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, मगर ये इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक को इंडिया के सेकेंड रिपब्लिक में बदलने की कोशिश थी। उसका प्रपोजल था, अगर बीजेपी को 301 से फालतू सीट आ जाती, 301 बीजेपी को 2019 में आई थी, 400 पार तो बोलने की बात थी, उन्हें भी पता था 400 नहीं आ रहे, लेकिन अगर बीजेपी को 301-2 से ज़्यादा सीट आ जाता और अगर एनडीए को 353 से ज़्यादा सीट आ जाता तो आप देखते प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते जनादेश मिला है, जनता ने कहा। अगले दिन संविधान में परिवर्तन जनता ने कहा है, अगले दिन यूसीसी जनता का आदेश है। आपने देखा होगा बीजेपी के प्रवक्ता किसी भी 2014 से लेकर 2024 तक किसी भी टेलीविज़न डिबेट में बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता उस विषय पर चर्चा नहीं करता था। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन पे बात कर लीजिए, चाहे आप लद्दाख पे कर लीजिए, चाहे आप मणिपुर पे बात कर लीजिए, वो कहते थे जनता हमारे साथ है,
पीपल आर विद अस। और 2024 इलेक्शन इसकी तैयारी थी ताकि वो इससे बड़े कदम उठा के कह सके पीपल आर विद अस। मैनिफेस्टो में हमने नहीं कहा क्या फ़र्क पड़ता है, पीपल आर विद अस। तो ये फर्स्ट रिपब्लिक को सेकेंड रिपब्लिक में चेंज करने का एक बहुत मेजर कोशिश था, जिसके लिए 24 इलेक्शन को प्लेबिसाइट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। प्लेबिसाइट में क्या होता है, प्लेबिसाइट में परिणाम ये नहीं होता इतने परसेंट उतने परसेंट परिणाम नहीं होता। प्लेबिसाइट का एक ही परिणाम होता है, यस और नो। और हकीकत ये है कि हालांकि बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई है, लेकिन प्लेबिसाइट में हिंदुस्तान की जनता ने नो कह दिया। दैट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ 2024 इलेक्शंस। इसने फर्स्ट रिपब्लिक तो ख़त्म हो चुका था, सेकेंड रिपब्लिक जो कि नाम के वास्ते ही रिपब्लिक होता, उसमें जाने में ब्रेक लगा दिया। ब्रेक किसने लगाया? ऑपोजिशन पार्टी के नेता इसमें अपना दावा करेंगे, हम जैसे लोग भी अपना दावा करेंगे, लेकिन सच बात यह है कि ये ब्रेक ना पार्टीज़ ने लगाया ना सिविल सोसाइटी ने लगाया, ये हिंदुस्तान की पब्लिक ने ब्रेक लगा दिया। जैसा इमरजेंसी के बाद हुआ था, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने कोई कमाल नहीं किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो चुनाव। वो हिंदुस्तान की पब्लिक ने ब्रेक लगा दिया कि नहीं ये तो नहीं चलेगा। इसी तरह से हिंदुस्तान की पब्लिक ने इस बार फिर ब्रेक लगा दिया, कहा कि नहीं, दिस इज दिस फार नो फर्दर। इसलिए आज हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये है कि अभी भी सेकेंड रिपब्लिक और हिंदू राष्ट्र, बीजेपी टाइप हिंदू राष्ट्र को औपचारिक बनाने का तलवार अभी भी लटक रहा है, गया नहीं। हमें छोटा सा विंडो मिला है, वो विंडो कभी भी समाप्त हो सकता है। हमने केवल अभी जिसे कहते हैं ना फुट होल्ड, मतलब बस जा रही है, बस में किसी तरह से पाँव टिकाने की जगह मिल गई है, हैंडल पकड़ के लटके हुए हैं, अभी बस पाँव हल्का सा टिका है, बस के अंदर नहीं घुसे अभी, इतना स्थिति है। या अगर गाड़ी का मुहावरा सोचना हो तो ब्रेक तो लग गई है, गाड़ी खाई में जा रही थी, ब्रेक तो लग गई है, लेकिन गाड़ी रिवर्स नहीं हुई है, अभी भी वहीं अटकी हुई है। जैसे ही ब्रेक रिलीज़ होगी गाड़ी फिर गिर सकती है। रिवर्स करना और वापस उस रास्ते पे जाना जहां हमें जाना था, ये दोनों काम अभी बाकी है। आपने देखा होगा सिर्फ हरियाणा का चुनाव परिणाम, हरियाणा में हुआ क्या, बीजेपी को कांग्रेस से आधा प्रतिशत ज़्यादा वोट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1% ज़्यादा वोट था, अगर सहयोगियों के वोट भी जोड़ लें तो +1% से, मतलब -1% से बीजेपी +0.5% हो गई है, इतना परिणाम हुआ है। केवल उसके सहारे बीजेपी ने देश में कितना डंका पीट लिया है कि बस बस हो गया, दोबारा आ गए, सब कुछ ठीक है, ये तो हो गया मामला। अभी महाराष्ट्र और झारखंड का परिणाम आना बाकी है। हमें आशा करनी चाहिए कि परिणाम अच्छा ही होगा, लेकिन हम आश्वस्त नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के बारे में। तो कितनी बड़ी विंडो है हम नहीं जानते, पाँव लटका हुआ है, कब नीचे चला जाएगा नहीं जानते, खाली हैंडल पकड़ के लटके रहेंगे हम, वो स्थिति में इस वक्त हम। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पे हम केवल इसे संकट और इस संकट से निदान पाने की मजबूरी के रूप में देखते हैं। हम जैसे लोग जिन्होंने जीवन भर इन मुख्य धारा की पार्टियों का विरोध किया है, कांग्रेस का भी विरोध किया है, हम जैसे लोग आज अपने कर्तव्य को एक मजबूरी के धर्म के रूप में देखते हैं।
जिसे राम मनोहर लोहिया ने कभी निराशा के कर्तव्य बोला था, हम उस तरह से देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। अवसर कैसे है? अवसर इस अर्थ में है कि ये भारत की राजनीति की सामाजिक बुनावट को बदलने का बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत की जो रूलिंग क्लास थी पिछले 70-75 वर्ष की, उस रूलिंग क्लास ने इस देश के हित को छोड़ दिया है। बिल्कुल अब खुल्लम खुल्ला रूलिंग क्लास का मतलब केवल मैं मार्क्सिस्ट अर्थ में नहीं कह रहा, केवल वर्ग के अर्थ में नहीं कह रहा, वर्ग के अर्थ में भी है और जाति के अर्थ में भी है। कास्ट, क्लास, जेंडर, जिस तरह से आप देख लें, इंडियन रूलिंग क्लास हैज़ completely abandoned the basic interest of this country. यहाँ की जो रूलिंग क्लास है उसके बारे में एक चीज़ नोटिस नहीं होती है। जहाँ बीजेपी डंका पीटती है कि पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बन गया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मगर ये बात नहीं बताते कि भारत छोड़कर जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसने वाले सबसे अधिक संख्या में लोग भारतीय हैं। विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में डंका है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, लेकिन हम भारत छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसमें मजदूर भी हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में भारत की रूलिंग क्लास है। भारत की रूलिंग क्लास ने अब अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कहते हैं तलवार और त्रिशूल लेके रामनवमी मनाओ, और अपने बेटे को प्रिंसटन भेजते हैं पढ़ने के लिए, हार्वर्ड भेजते हैं। सब बीजेपी के लीडर ये करते हैं। हमारे रूलिंग क्लास के बहुत बड़े हिस्से ने अब अपना जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने अपना मानसिक इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इंडिया में और थोड़ा ज़्यादा इंडिया के बाहर करना शुरू कर दिया है। और भारत का जो कैपिटलिस्ट है उसने अपना फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अब भारत के बाहर करना शुरू कर दिया है। सो आवर रूलिंग क्लास हैज़ इन ए सेंस अबेंडन्ड दिस कंट्री। मगर मैं इसे अवसर क्यों कहता हूँ? मैं इसे अवसर इसलिए कहता हूँ कि ये एक अवसर है बॉटम ऑफ द पिरामिड की पॉलिटिक्स खड़ा करने का। बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब जो अगर भारत एक पिरामिड की तरह है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर का त्रिकोण है, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। कास्ट की टर्म्स में देख लीजिए, क्लास की टर्म्स में देख लीजिए, ऊपरी हिस्सा पूरी तरह बीजेपी के साथ है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स ये है कि ऊपर का हिस्सा सॉलिड बीजेपी का, और नीचे जो बच गया उसमें से कुछ कुछ स्लाइसेस बीजेपी निकाल लेती है। कहीं कुछ आदिवासी वोट ले लिया, कहीं महादलित कर लिया, कहीं ईबीसी का वोट ले लिया, और इतने से काम चल जाता है। आज जो चुनौती और अवसर हमारे पास है, वो चुनौती और अवसर है बॉटम ऑफ द पिरामिड को कंसोलिडेट करने का। आज जो चुनौती और अवसर है वो है हमारे संवैधानिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का। ये जो 3 है, करुणा, मैत्री, शील, जिसके आधार पे हमारी सभ्यता संस्कृति चली है, जिसे नए अर्थ में हमने परिभाषित किया है, उसको पुनर्जीवित करने का। संविधान को, हमारा दोष है कि संविधान को हमने कभी भी उतना महत्व नहीं दिया। सच बात यह है कि जब मैं विद्यार्थी था 1981, 82, 83 में,
तो ज़्यादातर प्रगतिशील लोग भारत के संविधान पे हंसा करते थे और हम कहते थे बूर्जुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो बिल्कुल स्टेटस कोइस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बातें हम कहा करते थे। वो बहुत बड़ी भूल थी। भारत के संविधान में जो क्रांतिकारिता है उसको हमने ठीक ढंग से नहीं समझा था। अभी जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ये जो संविधान की प्रति दिखाते हैं ये लाल रंग की क्यों है, ऐसा उन्होंने पूछा, तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा कि इस संविधान की जिल्द ही लाल नहीं है, इस संविधान की आत्मा भी लाल है। लेकिन हमने इस बात को समझा नहीं था बहुत सालों तक। इस संविधान की आत्मा को पुनर्जीवित करना, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना, उन विचारों को दोबारा खड़ा करना, ये हमारी चुनौती भी है, संभावना भी है। सामाजिक न्याय के सवाल को नए अर्थ में खड़ा करना हमारी चुनौती भी है, संभावना भी है। मैं संभावना इसलिए कहता हूँ कि आप ही बताइए, पिछले वीपी सिंह के बाद 1990-91 के बाद से क्या जाति के सवाल को भारत की मुख्य धारा की पार्टी के किसी बड़े नेता ने मंच से उठाया? किसी ने नहीं उठाया। जैसा आज जातिगत जनगणना का सवाल उठ रहा है, या आप यूं सोचिए कि इस देश के किसी मुख्य धारा की पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस देश के बड़े पूंजीपति का नाम लेकर उसको मंच से चुनौती देने का काम पिछली बार कब किया था? मुझे याद नहीं आता। कम्युनिस्ट पार्टीज ने किया था, लेकिन इस देश के मुख्य धारा की बड़ी पार्टियों में लगभग ये साहस समाप्त हो चुका था। हम लोग सड़क पे करते थे, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये सब हम बोलते थे, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति ने ये छोड़ दिया था कि वो इस देश पे जो कब्जा हो रहा है उसके बारे में सवाल उठा सके, उसके बारे में उसे चुनौती दे सके। तो इसलिए मुझे लगता है ये फर्स्ट रिपब्लिक का समाप्त होना एक अवसर भी है, इसने हमें हिला दिया है। लेकिन सेकेंड रिपब्लिक बीजेपी अपनी तरह जो बनाना चाहती थी उसमें पब्लिक ने ब्रेक लगा दी। अब सेकेंड रिपब्लिक हम बना सकते हैं, जैसा भारत का मूल संविधान था उसकी रोशनी में बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अनूठा ऐतिहासिक अवसर भी आज मौजूद है। दुनिया में हमेशा जब एक तरह की अति होती है, क्योंकि श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका में हाल ही में जो पार्टी सत्ता में आई है वो दरअसल वहाँ की लेफ्टिस्ट पार्टी है। वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी लिखती नहीं है, मगर ये जेवीपी जो पार्टी श्रीलंका में सत्ता में आई है वो वहाँ की लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कही जाती थी। और परसों जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें श्रीलंका की जनता ने उन्हें 2/3 मेजॉरिटी दे दी पार्लियामेंट में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले राजपक्षे और उनकी सरकार ने जिस तरह से प्लंडर किया था, पूंजीवाद के जब इस तरह की लूट होती है और जब जनता को दिख जाती है कि लूट हो रही है, उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका खुलता है। उसका इस्तेमाल आमतौर पे नहीं हो पाता, लेकिन अगर किया जाए तो एक बहुत बड़ा अवसर है इस वक्त देश की राजनीति को रेडिकल टर्न देने का। रेडिकल सामाजिक न्याय के अर्थ में, रेडिकल आर्थिक समानता के पक्ष में और इकोलॉजी के सवाल पे। इन तीनों चीज़ों पर देश की राजनीति को एक झटके से बदलने का अवसर है। ये काम कौन करेगा, कैसे होगा, इस पे 2 शब्द कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा।
ये परिवर्तन करने के लिए 3 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई करनी होगी, 3 स्तरों पे लड़ाई एक साथ करनी होगी। पहला है चुनावी राजनीति, क्योंकि इस वक्त देश पर हमला, संविधान पर हमला और हमारे गणतंत्र पे हमला चुनावी राजनीति में जनता की सहमति लेने के आधार पे किया जा रहा है। इसलिए चुनाव में ब्लॉक करना बेहद जरूरी है। इसलिए 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव भी जरूरी है। बीजेपी को अपनी इलेक्टोरल डोमिनेंस, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल डोमिनेंस बनाने से रोकना अनिवार्य है। ये काम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य धारा की राजनीति में, चुनावी राजनीति में जिस तरह का पैसा चाहिए, जिस तरह का एक फुटप्रिंट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। ये काम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां करेंगी। इसलिए इंडिया गठबंधन का बने रहना और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, ताकि वो बीजेपी का मुकाबला इलेक्टोरली करता रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है। वो चाहें न चाहें, उन्हें मजबूत करना हमारी ड्यूटी है। उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें मजबूत करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को हराना देश की ड्यूटी थी। जनता पार्टी चाहे न चाहे, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, सब तरह के लोग थे, लेकिन उसे मजबूत करके खड़ा करना उस वक्त एक राष्ट्रीय कर्तव्य था। इसी तरह से इंडिया कोएलिशन नामक गठबंधन को बनाए रखना, उसको मदद करना, उसका विस्तार करना में हमारी जो भी भूमिका, हमारी सेकेंडरी भूमिका होगी, हमारी प्रिंसिपल भूमिका नहीं है इसमें, लेकिन जो भी छोटी बड़ी भूमिका हमारी हो सकती है वो करनी चाहिए, पहला। दूसरा, जनसंघर्ष का मोर्चा। पहला चुनावी राजनीति, सत्ता की लड़ाई। दूसरी संघर्ष की राजनीति, क्योंकि 2014 से लेके 2024 तक बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ असली लड़ाई संसद में नहीं लड़ी गई थी, सड़क पे लड़ी गई थी। सड़क की लड़ाई यानी कि जन आंदोलन, जन संघर्ष, जन संगठन, ये एक प्राथमिक काम हम लोगों का रहेगा। वो किसान का मोर्चा हो, वो मजदूर का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, अल्पसंख्यक का हो, महिला का हो, जिस भी तरीके से सड़क पर इनका मुकाबला करना एक अनिवार्य। तो दूसरा काम है जन आंदोलनों को मजबूत करना, जिसमें हम लोगों की प्राथमिक भूमिका रहेगी और पॉलिटिकल पार्टियों की सेकेंडरी भूमिका रहेगी। उनकी भूमिका यही है कि वो इसका समर्थन कर दें, उसका कुछ सहयोग कर दें, मगर मुख्य काम जन आंदोलनों का ही होगा। लेकिन एक तीसरा मोर्चा है, वो है संस्कृति की लड़ाई, विचारों और संस्कृति की लड़ाई। तो संसद और सत्ता की लड़ाई, सड़क पर संघर्ष, और तीसरा संस्कृति और विचारों की लड़ाई। ये सबसे गहरा और सबसे लंबा संघर्ष। अगर आज आप कल्पना कीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए जादू हो जाए और बीजेपी की सारी सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार अचानक हवा में उड़ जाए, तो क्या तब हम जीत जाएंगे? हम तब भी नहीं जीते। उसके बाद भी 20-25 साल तक हमें लड़ना होगा, क्योंकि इस देश में जो विचारों का, जहर का इंजेक्शन दिया गया है, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आरएसएस के बारे में इतना तो कहा जाना चाहिए कि उन्होंने 100 साल तक काम किया है, मेहनत की। हमारे बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 100 साल तक मेहनत की। तो इतना तो कम से कम बनता है कि उनके 100 साल की मेहनत के जवाब में 100 महीना हम मेहनत करें।
हमारी 100 महीना से काम चल जाएगा, इसलिए कि वो जर्मनी का पौधा ला के इंडिया में लगा रहे थे। हमें इंडिया के पौधे को ही इंडिया में लगाना है। हमें तो अपनी इस धरती की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके हिसाब से काम करना है। तो 100 साल का मुकाबला 100 महीने में किया जा सकता है, लेकिन वो काम करना होगा। संस्कृति और विचारों की लड़ाई, सच्चाई ये है कि बीजेपी ने आम जनमानस के अंदर विचारों की युद्ध में हमें हरा दिया है। हम एक बैटल ऑफ आइडियाज़ हार चुके हैं, वॉर नहीं हारे हैं, बैटल हार चुके हैं। उसके लिए हमें उस लड़ाई को संजीदा तरीके से लड़ना होगा, अनवरत तरीके से लड़ना होगा। उसको सिर्फ शहरों में सेमिनार में नहीं, उसको गांव में, मोहल्ले में, जनता के बीच, जनता की भाषा में जाके लड़ना होगा। और वो लड़ने के लिए हमें नए औजार बनाने होंगे। सच ये है कि इस लड़ाई के जो 3 सबसे बड़े औजार हो सकते थे, वो हमने, जो हमारे औजार थे, हमारे जो वो थे अस्त्र थे, वो अस्त्र हमने बीजेपी की थाली में रख दिए। पहला अस्त्र है राष्ट्रवाद, दूसरा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में एक स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाभिमान, और तीसरा है धार्मिक परंपराओं का जो कि विरासत। तीनों में कुछ कुछ खतरनाक बातें हैं, लेकिन तीनों में बहुत कुछ पॉजिटिव है। हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन ने इन तीनों से अपना संबंध सदैव बनाए रखा। हालांकि इन तीनों के नेगेटिव पक्षों को हमेशा खारिज किया और हमेशा कूड़ेदान में डाला। हमारा राष्ट्रवाद कभी भी नस्ली नहीं था। इंडियन नेशनलिज्म वॉज नेवर रेसिस्ट, एंटी वाइट नहीं था कभी भी। राष्ट्रवाद था, लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद कभी नहीं था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में स्वाभिमान था, लेकिन पड़ोसी को नीचा दिखाने वाला गर्व कभी नहीं था। दुनिया से सीखने की इच्छा थी और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान था, लेकिन धार्मिक परंपराओं के जो निकृष्ट पक्ष थे उनको खारिज कर कूड़ेदान में डालने का साहस भी था। चाहे वो अस्पृश्यता हो, जाति व्यवस्था हो, महिलाओं के प्रति व्यवहार हो, इन सबको कूड़ेदान में डालने की हिम्मत थी, लेकिन साथ में ये भी कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़ेंगे। दुर्भाग्यवश पिछले 70 वर्ष में हमने इनकी नेगेटिविटी को तो पहचाना है, लेकिन इनकी पॉजिटिविटी को छोड़ दिया है, और इन तीनों पर बीजेपी कब्जा करके आज बैठ गई है। जिस बीजेपी और आरएसएस ने एक बूंद खून इस देश की आज़ादी के लिए नहीं दिया, वो आज राष्ट्रवादी बन के बैठे हुए। बीजेपी आरएसएस जिसे भारतीय सभ्यता संस्कृति की कोई समझ नहीं है, ये बात आपको शायद चौंकाने की लगे, मैं इस पर तर्क कर सकता हूँ, ये बिल्कुल प्योर वेस्टर्न इंपोर्ट है। बीजेपी की आइडियोलॉजी शुद्ध यूरोपियन आइडियोलॉजी है, इसका भारत की मिट्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो आज भारतीय संस्कृति, जिसने तिलक लगा लिया वो भारतीय संस्कृति में स्वाभिमान, और यही बात हिंदू पे लागू होती है। हिंदू धर्म की में जो कुछ पॉजिटिव था, क्योंकि हिंदू धर्म के लिहाज से धर्म नहीं, वैसा धर्म नहीं है जैसा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, एक अलग अर्थ में धर्म है, उस लिहाज से रिलीजन नहीं है। इसकी धार्मिक परंपरा, नाना किस्म की धार्मिक परंपराओं में जो कुछ पॉजिटिव मिल सकता था, उस सब के प्रति हमने पीठ मोड़ दी। ये बाकियों के बारे में भी किया है, हिंदुइज्म के बारे में भी किया, जिसके चलते जो तिलक लगा लेता है, जो लोकल गुंडा हाथ में त्रिशूल उठा लेता है, वो अपने आप को हिंदुओं का प्रतिनिधि कह सकता है। अगर हमें सांस्कृतिक लड़ाई लड़नी है तो हमें इन तीनों अस्त्रों को वापस अपने थाली में लाना होगा।
राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक स्वाभिमान और धार्मिक परंपराओं से संबंधित। ये लंबी लड़ाई। तो अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो अभियान, जिसके तत्वावधान में हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो इस बड़े मिशन से जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो अभियान नाम सुनते ही एक भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी का ध्यान आता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत जोड़ो अभियान का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब हमें लगा कि बीजेपी का मुकाबला करने में टीएमसी समर्थ है, कांग्रेस नहीं समर्थ है और दोनों का नहीं बन रहा, इंडिया गठबंधन वहाँ नहीं है, तो हमने टीएमसी का समर्थन किया खुद के, क्योंकि हमारा कमिटमेंट दल से नहीं है, देश से है। उस कमिटमेंट को लेते हुए भारत जोड़ो अभियान पूरे देश भर में यही काम कर रहा है। हमारी ये मान्यता है कि इस देश पर जो चुनौती है आज, आरएसएस बीजेपी की विचार और इनकी राजनीति और राज्य सत्ता की जो चुनौती है, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए इस देश में बहुत ऊर्जा है, बहुत विचार हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो मुख्य धारा की पार्टियों के बाहर हैं। वो इंडिया गठबंधन की पार्टियों में उनमें सिर्फ 20% होगा, 80% उससे बाहर है। बीजेपी और आरएसएस के पास कुल मिलाकर जो ऊर्जा है वो हमारे कैंप से कम है उनके पास ऊर्जा, लेकिन वो अपनी सारी ऊर्जा को अलाइन कर सकते हैं। बीजेपी करती है, बीजेपी के बाहर संघ परिवार उसको पूरा अलाइन करता है। हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा लोग हैं, गहरी विरासत है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा का केवल 20% चुनाव के समय इंडिया गठबंधन पार्टियां इस्तेमाल कर पाती हैं, 80% ऊर्जा बाहर रहती है। हम क्या करें, हम अकेले कैसे मुकाबला करें, बताइए, हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। या इनके पुराने पाप देखो, कांग्रेस ने 1984 में ये किया था, इस पार्टी ने 20 साल पहले ये किया था, ये था वो था, किंतु परंतु में उलझी रहती है। तो भारत जोड़ो अभियान का प्रयास यही है कि हम इस व्यापक ऊर्जा को जोड़ें, सिर्फ चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाहर। ये जो 3 स्टेज की लड़ाई है, संसद की लड़ाई, सड़क की लड़ाई और संस्कृति की लड़ाई, इन तीनों लड़ाइयों में जोड़ते हुए भारत का जो नया रिपब्लिक बनाना है उसे हम अपने तरीके से बना सकें, इस प्रयास में भारत जोड़ो अभियान लगा है। और इस प्रयास से आप सब लोग जुड़े, इस कामना और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।